हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहला है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु ओन ए बिजनेस। ऑल द बिजनेस is undertaken by them as the required amount of capital is provided by them। तो प्रोप्राइटर का बेसिकली मतलब होता है ओनर। कोई भी बिजनेस फर्म का ओनर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। और अगर उस बिजनेस का ओनर एक इंसान है, इफ देयर इज ओनली वन पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, दैट बिजनेस विल बी कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और अगर एक से ज़्यादा है तो इट में टेक द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। ठीक है। So next है entity. The term entity is an abstract one. It is used to mean an organization which has a separable and different identity from its member. Accounting is always done for an entity, maybe a business or non-business entity, usually called accounting entity. अब जैसे कि देखो, रिलायंस इंडस्ट्री बोलते ही सबसे पहला इंसान जो आपके माइंड में आएगा वो होगा मुकेश अंबानी, राइट। बट रिलायंस इंडस्ट्री हो गया या फिर आपका कॉलेज हो गया, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो सब जो है सबका एक अलग अलग आइडेंटिटी होता है, सबका अलग अलग एक खुद का आइडेंटिटी होता है फ्रॉम विच सेपरेट्स देम फ्रॉम देयर मेंबर और द पर्सन हु ओन्स देम। ठीक है। जैसे कि आपको अगर कोई पूछे कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप उस कॉलेज का नाम लेते हैं, आप ये नहीं बताते कि मैं इस प्रिंसिपल के कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो है बिजनेस को ओनर के नाम से जानते हैं, बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। दे बोथ आर टोटली डिफरेंट। और हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो एंटिटी जो कि बिजनेस के लिए है उनके लिए करते हैं, ना कि ओनर के लिए करते हैं। ठीक है। एसेट्स, एनीथिंग which is in the possession or is the property of a business enterprise is called an asset. It includes any amount receivable from others. In other words, anything which enables a business enterprise to generate benefit in future is an asset. अब एसेट क्या होता है? एसेट यहाँ पे बोल ही दिया है कि एसेट जो है प्रॉपर्टी होता है। आप अपना घर इमेजिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? पीस ऑफ लैंड। उसके बाद आपका अपना घर दिखेगा। इफ़ यू एंटर योर हाउस you may find some furnitures, TV, refrigerator, you may also have vehicles। तो ये सब जो है ये सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। वैसे ही बिजनेस में भी बहुत सारा एसेट्स होता है जो बिजनेस यूज़ करता है फॉर इट्स ओन बेनिफिट। अब एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर, मशीनरीज, लैंड इन बिल्डिंग एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो ये सब जो होता है ये सब बिजनेस यूज़ करता है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, खुद को रन करने के लिए। ठीक है। अब कैसे हेल्प करता है? जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन्स हो गया। अब मशीन्स का ही सोच लो। मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जो कुछ सामान मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आपके पास मशीनरी नहीं होगा तो आप कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट? यू कैनॉट मैन्युफैक्चर, यू कैनॉट फिनिश योर प्रोडक्ट, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट। अगर आप सेल नहीं कर पाओगे तो आप बेनिफिट कहाँ से करोगे अपने बिजनेस से, राइट? So these assets helps the business in generating profit in future। ठीक है। Goods, the term goods means the thing in which the business deals in। ये important है। In other words, goods means those things which are purchased by the business for the purpose of resale in the ordinary course of business। अब goods क्या है? जैसे कि मान लो आपने अपना मोबाइल फ़ोन खरीदा, क्या वो गुड्स होगा? नहीं, वो गुड्स नहीं होगा, बिकॉज आप अपने फ़ोन को आगे आगे जाके बेचोगे नहीं। दिस इज़ नॉट योर बिजनेस, दिस इज़ फॉर योर ओन पर्सनल यूज़। अगर मान लो आपका फ़ोन का ही बिजनेस है और आप फ़ोन खरीद रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, इन दैट केस दैट फ़ोन विल बी कॉल्ड एज गुड्स। क्यों? क्योंकि आपने उसको खरीदा ही है इन ऑर्डर टू रीसेल। ठीक है। तो कोई भी सामान अगर आप रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदते हैं उसे हम लोग गुड्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लो, अ पर्सन डीलिंग इन फर्नीचर। A person dealing in furniture also uses some furniture for the purpose of carrying on the business, right? एक फर्नीचर के दुकान पे जाओगे तो आपको बैठने के लिए सीट ऑफर करेगा,
तो वो जो सीट ऑफर करने के लिए आपको बैठने को बोला, तो वो फर्नीचर तो वो बेचेगा नहीं, वो खुद यूज़ कर रहा है ताकि आपको कंफर्ट दिला सके, ठीक है। ही इज़ यूजिंग दैट फर्नीचर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू सेल इट एट एनी कॉस्ट। वाई? बिकॉज दिस इज हिज नॉट गुड्स, दैट इज हिज एसेट, ठीक है, प्रॉपर्टी। कैपिटल, द अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर्स, प्रोप्राइटर्स का मतलब क्या है? ओनर, एंड इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. On the closure of the business, the capital amount is paid back to the owners. Capital is also known as owner's equity or not. ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है. बेसिकली कैपिटल का मतलब क्या होता है? सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको चाहिए होगा वो होगा पैसा. दैट मनी, दैट अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू इन्वेस्ट इट इन ए बिजनेस or in any business idea, that money will be called as capital. ठीक है, कोई भी पैसा अगर आप बिजनेस में लगा रहे हो तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. और आप कौन होंगे? आप होंगे प्रोप्राइटर और ओनर उस बिजनेस के, ठीक है. नेक्स्ट है लायबिलिटी. द अमाउंट विच द फर्म इज रिक्वायर्ड टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज लायबिलिटी. लायबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है उधारी. मान लो आपने किसी से सामान लिया है बट आपने उसके लिए अभी तक पैसा नहीं दिया है, और आपने किसी से लोन लिया है, मे बी बैंक और फ्रेंड और रिलेटिव्स, किसी से आपने पैसा लिया है, तो वो पैसा जो है आपको आगे चल के लौटाना पड़ेगा. यू हैव टू रिटर्न इट. तो तब तक के लिए उसको आप क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी, ठीक है. द ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज में बी डिवाइडेड इंटू टू, ऑब्लिगेशन टू द ओनर एंड ऑब्लिगेशन टू द आउटसाइडर. ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी होता है, ठीक है. ऑब्लिगेशन टू द ओनर, अब जो ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो भी सम काइंड ऑफ लोन ही होता है. अब क्यों लोन होता है बिजनेस का? वो तो खुद ही ओनर है. मैंने पहले ही बताया कि ओनर और बिजनेस जो होता है वो दोनों अलग होते हैं. बोथ हैज डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है. तो पहला हो गया ऑब्लिगेशन टू द ओनर. जब भी बिजनेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो जो कैपिटल है वो बिजनेस को, ओनर को लौटाना पड़ता है, ठीक है. अब ऑब्लिगेशन टू द आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स का मतलब एग्जाम्पल देख लो. अ फार्म, यहाँ पे ए फार्म जो मैं बोल रहा हूँ वो आप है, वो आपका फार्म है, ठीक है. अ फार्म परचेज गुड्स फॉर ₹4,000 ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब बाकी होता है, उधारी में. फ्रॉम सौरभ, ₹4,000 पेएबल टू सौरभ इज ए लायबिलिटी. तो इसका मतलब क्या है? सौरभ को आपको सौरभ को पैसा देना पड़ेगा इन फ्यूचर ₹4,000. तो तब तक के लिए वो आपका क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है. परचेज. In accounting, the term purchase means the purchase of goods in which the business deals. For example, if a person dealing in garments purchase cloth for sale, the cloth so purchase is called goods. Goods का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है. मान लो कि हम लोग जो भी परचेज करते हैं, मान लो कि आपने अपने लिए क्लोथ खरीदा या फिर मोबाइल फ़ोन खरीदा और एनीथिंग यू परचेज, वी ट्रीट इट एज नॉर्मल परचेज. हम लोग हर चीज़ को परचेज का ही नाम दे देते हैं. बट अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता है. अकाउंटिंग में हम लोग जब भी गुड्स खरीदते हैं हम लोग उसको परचेज बोलते हैं, ठीक है, परचेज. और अगर जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तब हम उसको परचेज नहीं बोलते हैं. तब हम लोग वो जो एसेट जो हमने खरीदा है हम लोग उसका नाम लिख देते हैं. जैसे कि मान लो कि मशीनरी खरीदा गया है तो हम लोग लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. जो भी एसेट हम लोग खरीदते हैं हम लोग उसका नाम लिख देते हैं. तो आपको अगर कहीं पे भी परचेज अकाउंट दिखे या फिर परचेज दिखे तो समझ लेना वो गुड्स का ही परचेज है, ठीक है. गुड्स अकाउंट कुछ नहीं होता है. गुड्स अकाउंट कुछ नहीं होता है. हम लोग हमेशा परचेज अकाउंट लिखते हैं, ठीक है. इस बात को याद रखना. अब देखो, हाउएवर इफ द सेम बिजनेसमैन परचेज फर्नीचर फॉर मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द कस्टमर्स, such furnitures will not be treated as goods because they are not meant for resale. ठीक है, उस बंदे का कपड़े का दुकान था, उसने
कपड़ा लाया फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, एंड अगेन ही परचेज सम फर्नीचर फॉर मेकिंग द सीटिंग अरेंजमेंट्स, तो वो तो फर्नीचर तो बेचेगा नहीं, वो बैठने के लिए है, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज गुड, दैट विल बी ट्रीटेड एज एसेट्स. Creditors. The term creditors represents those persons or firms from whom goods have been purchased or service received on credit and the payment has not been made. अब प्रीवियस एग्जांपल ही देख लो. यू आर द फर्म, मैंने पहले ही बोला, आपने कुछ सामान लिया, किससे लिया? सौरभ से लिया. 4,000 रुपीज़ का सामान लिया और क्रेडिट में लिया, जिसके लिए आपने अभी तक उसको पैसा नहीं दिया है. तो ये जो 4,000 रुपीज़ है ये क्या हो जाएगा? मैंने बोला था लायबिलिटी. तो सौरभ आपके लिए कौन हो जाएगा? सौरभ यहाँ पे आपके लिए क्रेडिटर हो जाएगा. ठीक है. डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है. द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड द पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड. ठीक है. अगर आप किसी से सामान लेते हो और उसका पैसा आप अभी नहीं दे रहे हो, तो तब तक के लिए वो जो जिससे आपने सामान लाया है वो आपके लिए क्रेडिटर हो जाएगा. ठीक है. ये एग्जांपल आप पढ़ के देख सकते हैं, वही सेम चीज़ रिपीट किया गया है. Sales. The term sales is used only for the sale of those goods which are purchased for the purpose of resale. The term sales is not used for the sale of assets. जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको दिखाया कि जहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको परचेज दिखे तो समझ लेना कि वो परचेज ऑफ गुड्स है. वैसे ही कहीं पर भी अगर आपको सेल्स दिखे तो समझ लेना वो सेल ऑफ गुड्स है. ठीक है. अगर हम लोग एसेट्स बेचते हैं तो हम लोग एसेट्स का नाम लिख देते हैं. ठीक है. और जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं तो हम लोग उसको सेल्स बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल में देख लो. इफ ए पर्सन डीलिंग इन फर्नीचर सेल्स फर्नीचर, इट विल बी टर्म्ड एज सेल्स. क्यों? क्योंकि वो फर्नीचर में ही डील कर रहा है. ठीक है ना. और उसने फर्नीचर ही बेचा. बट अगर वही सेम बंदा अगर कंप्यूटर बेचता है तो क्या वो सेल्स होगा? नहीं. इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्स. क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर जो है उसके लिए एसेट्स हो जाएगा. ठीक है. चलो. डेटर्स. The term debtors represents those persons or firms to whom goods have been sold or service rendered on credit and the payment has not been received from them. अब ये केस उल्टा हो गया. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने किसी को सामान बेचा है और वो सामने वाला कस्टमर जो है आपको अभी तक पैसा नहीं दिया है, जो कि आपको बाद में देगा. तो वो जो सामने वाला कस्टमर है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए डेटर हो जाएगा. इस एग्जाम्पल को हम लोग फिर से देखते हैं. तो प्रीवियस केस में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे जो है यू आर द फर्म हियर और आपने कुछ सामान खरीदा है 4,000 रुपीज़ का, तो सौरभ आपके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा. अब मान लो कि आप सौरभ है. ठीक है. मान लो कि आप सौरभ हैं और आपसे कोई एक फार्म जो है 4,000 रुपये का सामान लेके गया है और पैसा नहीं दिया है. तो ये फार्म जो है ये सौरभ के लिए मतलब आपके लिए क्या हो जाएगा? डेटर. ठीक है. डेटर हो जाएगा आपके लिए. तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा डेटर्स का मतलब क्या होता है. डेटर्स का मतलब वो कस्टमर्स होता है जो हमसे सामान तो लेके जाता है बट पेमेंट करके नहीं जाता है, बोलता है कि बाद में पेमेंट करके. ठीक है. एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू फिने एंड मिलर, expense is the cost of use of things or services for the purpose of generating revenues. अब एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे कि मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे जो आप लोग फैक्ट्री लगाओगे उसका एक अलग से रेंट आएगा. वहाँ पे मशीनरीज यूज़ होगा तो उसका अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा. ठीक है. वहाँ पे जो लेबर्स लोग काम कर रहे होंगे तो उनके लिए सैलरी और वेजेस, ये सब जो है सब एक बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है. ठीक है. रेवेन्यू. रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स द इनकम ऑफ रेकरिंग. ये रेकरिंग है और ब्रैकेट में रेगुलर लिखा हुआ है. The income of recurring nature from any source. It consists of the amount received from sale of goods. It also includes the receipt on account of rent, commission, dividend, interest, etc. कोई भी इनकम या फिर कोई भी पैसा अगर आपको डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे रेगुलरली मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू.
ठीक है। और रेवेन्यू का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? सेल्स है। सेल्स जो है हम लोग डेली करते हैं, सेल्स हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है रेवेन्यू का। ठीक है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner from the business for personal use or for any private use is called drawings। अब मैंने पहले ही बताया, एक बिजनेस और एक ओनर दोनों अलग होते हैं। ओनर जो है बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिजनेस के सारे रिस्क ये खुद उठाता है और इन रिटर्न क्या लेके जाता है? प्रॉफिट। ठीक है। इन दैट केस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये दोनों जो है अलग होते हैं। इन दैट केस अगर ओनर बिजनेस से कुछ भी सामान लेके जाए फॉर प्राइवेट यूज़, मान लो अपने फैमिली के लिए, मान लो ये ओनर का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है एंड ही सेल्स फोन, एंड सपोज ही टेक्स वन फोन फॉर हिज फैमिली फॉर इट्स प्राइवेट यूज़, तो उस केस में क्या होगा? बिजनेस जो है ये जो एक फ़ोन लेके गया है उसका रिकॉर्ड रखेगा और लिखेगा क्या? कि दिस इज़ अ ड्राइंग, ही हैज़ यूज द बिजनेस स्टॉक फॉर हिज पर्सनल यूज़। अगर वो पैसा भी लेके जाता है वो भी हम लोग लिख के रखते हैं कि ओनर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके गया है बिजनेस से। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।